लोग जितना मौत से नहीं उससे कहीं ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग एंड दिस इज द टेंडेंसी ऑफ द ह्यूमन बीइंग टू फॉरगेट द थिंग्स। कोई भी स्विमर पानी में अपने हाथ पैर क्यों मारता है? क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो डूब ना जाए। कभी ना पढ़ने वाला बच्चा भी एग्जाम से एक दिन पहले पूरी रात जाकर पढ़ता है क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो फेल ना हो जाए। कोई आदमी अपने परिवार अपने बच्चों को छोड़कर घर से दूर पैसे कमाने क्यों जाता है? क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसके परिवार को भूखे ना सोना पड़े। कहते हैं कि किसी का बंगला, किसी का झोपड़ी और तो किसी का ये खुला आसमान ही घर है, पर सबके पास एक जैसा ही डर है। लोग जितना मौत से नहीं उससे कहीं ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च आई मस्ट से 80 to 90% पीपल हैव द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। इसी फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को हम ग्लोसोफोबिया भी कहते हैं, स्पीच फ्राइड भी कहते हैं, परफॉर्मेंस एंजाइटी भी कहते हैं, स्पीच एंजाइटी भी कहते हैं और रेटोरिकल एंजाइटी भी कहते हैं। लेट्स से ग्लोसोफोबिया इज अ डिजीज। मान लेते हैं कि ग्लोसोफोबिया एक तरीके की बीमारी है और इसके क्योर तक, इसके ट्रीटमेंट तक जाने से पहले हमें इसके सिम्टम्स और इसके कॉज को समझना पड़ेगा। लेट्स डिस्कस द सिम्टम्स ऑफ ग्लोसोफोबिया। आपका नाम जैसे ही अनाउंस होता है आपकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जैसे तैसे करके आप स्टेज पर भी आते हो। स्टेज पर आने के बाद ऑडियंस को देखने के बाद आपके दिल की धड़कनें और भी बढ़ जाती हैं और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों से आई कॉन्टैक्ट ही ब्रेक कर लेते हो। ऐसा करने के बाद आपके हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, आपको स्वेटिंग होने लग जाती है और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों से आई कॉन्टैक्ट ब्रेक करने के बाद खुद को श्रिंक करने लग जाते हो, खुद को सिकोड़ने लग जाते हो। लोगों की एक्सपेक्टेशन भरी निगाहों से बचने के लिए खुद को श्रिंक कर लेते हो, खुद को सिकोड़ लेते हो और कुछ ही समय बाद आप फम्बलिंग करने लग जाते हो, आप स्टकिंग करने लग जाते हो और सेंटेंस को रिपीट करने लग जाते हो। एंड आफ्टर सम टाइम यू गो टोटली ब्लैंक, you become out of the words, you don't have any words to speak. If you face any of these problems, any of these symptoms, so please watch this video. There are several causes of glossophobia, but I want to highlight 5 major causes of glossophobia. Number 1, social anxiety. What happens sometimes, we keep ourselves away from the society. We don't interact with the people. Then we feel this social anxiety. For instance, fear of being judged, fear of being criticized, fear of being embarrassed. We don't go to the people and we don't talk to anybody. That's why we feel much and more hesitation to interact with the audience. Number 2, fear of forgetting. We all are human beings and this is the tendency of the human being to forget the things. भूलना हमारी प्रवृत्ति होती है, इससे डरना नहीं है कि भूल जाएंगे। अगर आपको 100 पॉइंट्स प्रेजेंट करनी है तो आपको 200 पॉइंट्स तैयार करनी चाहिए। ऐसा होता ही है कि हम कभी ना कभी बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को भूल जाते हैं। शुरुआती में क्या होता है कि आप जब 100 पॉइंट तैयार करते हो तो आप कम से कम 20 ही पॉइंट्स बोल पाते हो, 80% आप भूल जाते हो। धीरे धीरे करके आपको वो भूलने की अमाउंट जो कम होने लग जाती है, लेकिन भूलते तो हम हमेशा हैं। जो करना चाहते हैं वो हो नहीं पाता है, राइट? व्हाटएवर वी प्रिपेयर वी कैन नॉट प्रेजेंट दैट, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। तो ऐसा उसको सोच सोच के परेशानी होना है कि यार आई एम गोना फॉरगेट समथिंग, मैं भूलने वाला हूँ, मैं भूलने वाला हूँ, मैं भूलने वाला हूँ, तो मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा, मैंने तो पॉइंट तैयार करी हुई है, मेरे से कैसे हो पाएगा? ये करने से आपकी हेजिटेशन लेवल और भी बढ़ जाती है। एज वी ऑल नो देयर इज नोबडी परफेक्ट इन द वर्ल्ड, बट वी ऑलवेज वांट टू बी परफेक्ट। हम हमेशा परफेक्ट बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमसे एक भी गलती ना हो, हम चाहते हैं कि हमसे छोटी सी भी गलती ना हो और इस वजह से हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करके चले आते हैं। अगर आप हमेशा परफेक्ट बनना चाहोगे, आप सोचोगे मेरे से ये भी गलती ना हो, वो भी गलती ना हो, एक भी गलती ना हो, एक भी पॉइंट ना छूटे, तो आप पक्का छोड़ के आ जाने वाले हो। गॉट द पॉइंट? सो यू हैव टू रिमूव दिस परफेक्शनिज्म फ्रॉम योर हार्ट एंड यू हैव टू रिहर्स इट प्रॉपरली, प्रैक्टिस इट प्रॉपरली एंड दैट्स इट एंड गिव योर बेस्ट। Number 4, negative flashback. What happens when we go on the stage and we start our speech, then we remember those bad moments of the life when we were embarrassed. वही दिन याद आता है जब हमने शर्मिंदगी को फेस किया था, जब हमारे ऊपर लोगों ने हंसा था, जब हमारे लोगों ने मजा लिया हुआ था, जब हम स्टेज पर बोल नहीं पाए थे। वही दिन याद आता है और इसके वजह से भी हम हेजिटेट कर जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। हमारा प्रेजेंट भी पास्ट की वजह से खराब हो जाता है। तो आप अपने पास्ट को ना मोटिवेशन के तौर पे लो, उसको आप छोड़ो कि यार गलती हो गई थी, क्या गलती जिंदगी भर होती रहेगी? अगर मान लो कि आप बचपन में जब चलते थे तो गिर जाते थे, गिरने के बाद अगर आप बार बार दूसरी स्टेप लेने से पहले आप सोचते कि यार पहले तो मैं गिर गया था, अब तो चल ही नहीं पाऊंगा, अब तो चल ही नहीं पाऊंगा, अभी कि मैं गिरने वाला हूँ, तब आप कभी भी नहीं चल पाते। सिमिलरली यू हैव टू ऑल्सो थिंक पॉजिटिव अबाउट योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपके पास्ट एक्सपीरियंस को भी पॉजिटिव करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, irrelevant content
इज ऑल्सो द कॉज ऑफ ग्लॉसोफोबिया। कभी कभी क्या होता है कि हम इररेलेवेंट कंटेंट के साथ स्टेज पर चले आते हैं, ऑडियंस से मैच नहीं करती हमारे कंटेंट, फिर क्या होता है ऑडियंस में सुनती नहीं है और हमें लगता है कि हमें कोई सुन ही नहीं रहा है, फिर हम बोल नहीं पाते हैं, हेजिटेशन होने लग जाती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू मस्ट नो, जनता को सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट ही मांगता। बोले तो क्या, जनता को सिर्फ रेलेवेंट कंटेंट ही मांगता। जनता क्यों बैठी है आपको सुनने के लिए? क्योंकि उसे चाहिए जो चीज़ वो एक्सपेक्टेशन करके आई है, जो उसका ओरिएंटेशन है, जो वो जानना चाहता है, जो उनकी डिज़ायर है, वो वही जानना चाहते हैं। अगर आप वो नहीं देते हो तो जनता आपको बिल्कुल नहीं सुनती है। ठीक है, जनता बहुत ही मतलबी है मेरे दोस्त, और जनता को मनाने के लिए आपको रेलेवेंट कंटेंट मांगता। बोली तो दो ना रेलेवेंट कंटेंट, मेक रेलेवेंट कंटेंट एज पर योर ऑडियंस। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द ग्लॉसोफोबिया के ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं, क्या इलाज हो सकता है इसका। बस जो गलतियां हो रही थी उसी को पॉजिटिव करते जाना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, जो मैंने कंटेंट की बात करी, जो भी आप नॉलेज शेयर करने वाले, जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करने वाले, उसके ऊपर बहुत ही मेहनत करो, खूब रिसर्च करो। ठीक है, एक रेलेवेंट कंटेंट बनाओ एज पर योर ऑडियंस, आपकी ऑडियंस के हिसाब से। सबसे पहले ऑडियंस एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एनालाइज योर ऑडियंस। हाउ कैन यू एनालाइज योर ऑडियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल क्लासीफाई योर ऑडियंस, अपने ऑडियंस को क्लासीफाई कर डालो। नंबर 1, एज ग्रुप के हिसाब से, उनकी एज ग्रुप क्या है। मान लो कि अगर सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को आप 10th स्टैंडर्ड की बातें बताओ, तो क्या सेकंड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट को कोई भी इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि उससे मैच नहीं कर रहा है कंटेंट। गॉट द पॉइंट। तो आपको एज ग्रुप भी देखना है। दूसरा, आपको जेंडर देखना है कि कौन से जेंडर से आप बात कर रहे हो, मेल्स हैं, फीमेल हैं, या क्या है। अगर आप एक जेंडर को खूब पॉजिटिव बता रहे हो, दूसरे जेंडर को नेगेटिव बता रहे हो, उसमें दोनों जेंडर बैठे हुए हैं, फिर दूसरा जेंडर आपसे आपके खिलाफ हो जाएगा, नहीं सुनेगा। तो आपको ऐसी बातें करनी है जो बायस नेचर की ना हो, जो पोलराइजिंग नेचर की ना हो, सबके लिए एक जैसी हो। तो अपने ऑडियंस के जेंडर को भी पता करो कि किस जेंडर से आप बात कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप महिलाओं से बात करो, महिलाओं की ही बुराई करो आप, तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। ठीक है। एंड थर्ड, आपको जरूर देखना चाहिए कि उनकी प्रोफेशन क्या है। व्हाट आर द प्रोफेशंस ऑफ योर ऑडियंसेस। आपकी ऑडियंस की प्रोफेशंस क्या हैं, वो क्या करते हैं। वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, राइट, पेशेंट्स हैं, सिंगर्स हैं, एक्टर हैं, क्या है। उनके प्रोफेशन के हिसाब आपको कंटेंट क्रिएट करना चाहिए। उनका प्रोफेशन जैसा हो वैसे एग्जाम्पल लोगे तो उनको ज़्यादा मज़ा आएगा, उनको लगेगा वो रिलेट कर पाएंगे खुद की लाइफ को। गॉट द पॉइंट। एंड द फोर्थ, चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें ऑडियंस एनालिसिस में जानना चाहिए, वो है ओरिएंटेशन। व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ योर ऑडियंस। आपके ऑडियंस की ओरिएंटेशन क्या है, वो किस लिए आए हुए हैं। होता है ना कभी कभी कि किसी सेशन को जाते हैं अटेंड करने के लिए, तो उसका कुछ थीम होता है कि इसमें ये सीखने को मिलेगा। तो वो चीज़ आप जरूर प्रिपेयर करके जाओ कि मैं अपनी ऑडियंस को जो उनका ओरिएंटेशन है मैं उनको देने वाला हूँ, जो वो जिस ओरिएंटेशन से आए हुए हैं उनको वो मिलेगा। गॉट द पॉइंट। तो यू हैव टू ऑल्सो प्रिपेयर द कॉन्टेंट लाइक दैट। एंड इफ आई टेल यू द टाइप्स ऑफ द ऑडियंस, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ द ऑडियंस। कई तरीके की ऑडियंस हुआ करती है जिसके बेसिस पे आपको अपने कंटेंट को क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हॉस्टाइल ऑडियंस। हॉस्टाइल ऑडियंस का मतलब होता है जो आपके खिलाफ हो, जो आपको अपोज करे, राइट, द ऑडियंस विच अपोज यू। जो ऑडियंस आपको अपोज करे, आपके खिलाफ बोले, आपकी बातों को एक्सेप्ट ना करे, उसको समझाने के लिए आपको अलग अलग टेक्निक्स को यूज करना पड़ सकता है, राइट। सेकेंड, फैन ऑडियंस और फ्रेंडली ऑडियंस यू कैन से। फैन ऑडियंस का मतलब होता है जो आपको सुनना पसंद करती है, जो आपको जानती है ऑलरेडी, आपकी हर एक बातों को एक्सेप्ट करती है, तो उनके लिए बड़ा आसान होता है उनको समझाना। ठीक है। थर्ड, अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस। कभी कभी होता है ना, अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस आ जाती है जिसको कंटेंट के बारे में, जिसको टॉपिक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। अगर आप वहाँ पे कहोगे कि अगर हम कोडिंग करेंगे, अगर हम लोग ये सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम ये करेंगे, तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनको बेसिक से क्लियर नहीं है। अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस है। तो अनइन्फॉर्म्ड ऑडियंस में अगर आपको जाना है तो आपको पूरी प्रिपरेशन के साथ जाना है, बेसिक्स भी क्लियर करते हुए जाना है। एक होती है इन्फॉर्म्ड ऑडियंस। इन्फॉर्म्ड ऑडियंस का मतलब होता है जिनको कंटेंट के बारे में ऑलरेडी कुछ ना कुछ पता है, तो उनके सामने आप बेसिक्स नहीं प्रेजेंट कर सकते। ठीक है, तो बेसिक्स ना प्रेजेंट करते हुए आपको जो डेप्थ में जाना है, उसके गहराई तक जाना है और लोगों को कनेक्ट करना है। वहीं पे होती है कुछ स्पेशलाइज्ड ऑडियंस। स्पेशलाइज्ड ऑडियंस का मतलब होता है जिसके पास ढेर सारी जानकारी है उस पर्टिकुलर फील्ड में जिसमें आप बात करने वाले हो, तो आपको और भी डेप्थ में जाना होगा। गॉट द पॉइंट। एक होती है जनरल ऑडियंस। जनरल ऑडियंस का मतलब होता है जिसके पास हर जगह की जानकारी है, जो मतलब मिक्स्ड है। ठीक है, मिक्स्ड ऑडियंस भी बोल सकते हैं, हर तरीके की जानकारी है उन लोगों के पास। तो आप कोई भी एग्जांपल लोगे तो बहुत ही सुटेबल होगा, वो सस्टेन कर जाएंगे, समझ जाएंगे।
कभी भी कंटेंट क्रिएशन से पहले आप ऑडियंस का एनालिसिस जरूर करना कि कहाँ जाना है, कितना बड़ा हॉल है, कितने लोग आ रहे हैं, कौन कौन लोग आ रहे हैं, किस रिलीजन के लोग आ रहे हैं, किस कास्ट के लोग आ रहे हैं, और किस जेंडर के लोग आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के आ रहे हैं, किस प्रोफेशन के आ रहे हैं। ये सब जरूर कंफर्म करके जाइएगा, फिर आपको कॉन्फिडेंस मिलने लग जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये लाइन बड़ी प्यारी है, आप इसको खूब प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड फिर उसके बाद से स्टेज पर जाकर तहलका मचा दो। तो इस वीडियो में हमने बस इतना ही सीखा कि किस तरीके से हम ऑडियंस को एनालाइज करेंगे, किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन करेंगे और किस तरीके से अपने हेजिटेशन को